ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी हमसे बता सकते हैं, जिसका समाधान हमारे एक्सपर्ट आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल रुद्रप्रयाग से एक कॉलर हमारे राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। जी सर। सर मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे उत्तराखंड में हमें कौन सी जगह ऐसी है या IT सेक्टर ऐसे है कि जहाँ पे हम कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं करीब 2 या 3 साल के लिए। मेरे मित्र, जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, देखिए फिलहाल की सच्चाई ये है कि 1 या 1.5 लाख के साथ रियल एस्टेट में कॉल लेने की जो है मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। 1 या 1.5 लाख का अगर आपका बजट है, 1 या 1.5 लाख का अगर पोर्टफोलियो है, आने वाले समय में रीट्स नाम का कॉन्सेप्ट आ सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कुछ ऐसी एजेंसीज होंगी जो पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट में लगाएंगी। वो आपके लिए ज़्यादा वायबल और ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की जो है मेरे ख्याल रियल एस्टेट में जो है ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। बिकॉज़ आकाश जी, यहाँ पर एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कितने पैसे आपकी पॉकेट में होने चाहिए जो आप IT सेक्टर में निवेश कर सकते हैं? राकेश जी को समझ में आ जाएगा थोड़ा मोटा मोटा। देखिए, मेरे हिसाब से जो आपका बजट है वो जो है एक रीजनेबल बजट में जो है आज की तारीख में 10 लाख से जो है थ्रेशोल्ड से शुरू करना चाहूँगा। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक कहीं भी आपका बजट है तो आपको अलग अलग बजट के हिसाब से स्पेसेस मिल जाएंगी। यानी 10 से 25 में अलग जगह है, 25 से 50 अलग जगह है, 25 से 1 करोड़ अलग है। तो आई थिंक 10 लाख का जो है थ्रेशोल्ड बजट जो है आप लेके चलिए। हाँ, एक सुविधा जरूर है कि कई बिल्डर्स के पास, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स हैं, इस तरह के प्लान्स हैं, तो उसमें क्या है कि आप 10 लाख अगर स्टैगर्ड वे में देना चाहें, यानी एक साथ आपके पास नहीं है, तो वो आप जो है कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकाश जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लगातार हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, आपके भी सवालों का जवाब हम देंगे। IT सेक्टर्स में कौन कौन से एरिया होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ सानी। दोस्तों, अगर आप कमर्शियल स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए IT सेक्टर एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आप 5 लाख से लेके 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर IT सेक्टर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से स्पेसेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। IT सेक्टर में बात करें तो 3 तरीके के स्पेसेस होते हैं: प्रोफेशनल एरिया, एग्जीक्यूटिव एरिया और कॉर्पोरेट एरिया। बात करते हैं पहले प्रोफेशनल एरिया की। प्रोफेशनल एरिया की बात करें तो प्रोफेशनल एरिया में आप मिनिमम 150 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक की एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी इसमें आपको एक केबिन मिलेगा जो कि बॉसेस के लिए होगा। उसके अलावा आपको 2 से 3 वर्क स्टेशंस मिलेंगे आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप अगर प्रोफेशनल एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको 3 से लेके 7-8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट में अच्छा एरिया मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव एरिया की। एग्जीक्यूटिव एरिया में बात करें तो मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से लेके आपको 2000 स्क्वायर फीट तक आप एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इसमें आपको 2 केबिन्स मिलेंगे जो कि बॉसेस के केबिन होंगे। इसके अलावा आपको 6 वर्क स्टेशंस होंगे और आपके लिए पेंट्री और टॉयलेट्स के अच्छे ऑप्शंस होंगे। बात करते हैं कॉर्पोरेट एरिया की। कॉर्पोरेट एरिया की बात करें तो ये वो एरिया है जहाँ पर आप अपने रेस्ट के साथ साथ ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। बात करते हैं इस एरिया में मिनिमम कितने एरिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 300 स्क्वायर फीट से लेके आप 2000 स्क्वायर फीट तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एरिया में, और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। यहाँ पर एक केबिन होगा आपका, 3 वर्क स्टेशंस मिलेंगे। इसके अलावा बिजनेस लॉन्ज होगा। बिजनेस लॉन्ज में फर्नीचर होगा जिसे आप बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और टॉयलेट्स और पेंट्री के ऑप्शन मिलेंगे आपको। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी 15 से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आपके लिए रेंटल इनकम बहुत अच्छी दे सकती है आपको। अगर आप IT सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप जिस भी बिल्डर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपको बिल्डर एश्योर्ड रिटर्न के ऑप्शन दे रहा है? क्या आपको रेंटल की गारंटी दे रहा है बिल्डर? क्या आपको लीज गारंटी भी दे रहा है, जो कि 9 से 10% चलती है आज की डेट में? तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान कर रखेंगे तो आप कमर्शियल स्पेसेस में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ जी, इलाहाबाद से। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे में इंश्योर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ लीज गारंटी क्या होती है और यह कितनी होनी चाहिए? लीज गारंटी क्या होती है आकाश जी?
देखिए पहले तो एश्योर्ड रिटर्न इन सिंपल टर्म मीन्स कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितनी मिनिमम रिटर्न जो है अश्योर की जा रही है कि इतनी मिलेगी ही मिलेगी। तो आई थिंक अश्योर्ड रिटर्न जो है आप थ्रेशोल्ड लेवल या बेसिक लेवल जो है वो 12% लेके चल सकते हैं। उससे ऊपर जितनी आपको मिल सकती है 15%, 18%, द बेटर इट इज, द हायर इट इज द बेटर इट इज। लीज गारंटी की है कि आपकी जो ऑफिस स्पेस है पहले दिन से ही उसको लीज रेंटल पे चढ़ा दिया जाएगा। अब लीज गारंटी जो है ये बिल्डर की तरफ से हो सकती है, डेवलपर की तरफ से हो सकती है, थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकती है कि आपकी जगह खाली नहीं रहेगी, आपको कोई ना कोई लेसी मिल जाएगा। यानी सिंपल टर्म में आपके ऑफिस में किराएदार आपके लिए अश्योर्ड है, यानी ऑफिस आपको पहले दिन से कमाई देता रहेगा। इसको आप जो है लीज गारंटी का आप देसी भाषा में ये मतलब निकाल सकते हैं। बट इसके अंदर मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन जो है व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। एश्योर्ड रिटर्न में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, प्लीज़ गो थ्रू दैट लैंग्वेज माइन्यूटली। सिमिलरली लीज गारंटी में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है ये देख लीजिए। क्या वो कंपल्सरी होगी जो भी पार्टी आपको एश्योर कर रही है या डिस्क्रिशनरी होगी, इस चीज़ को आप जरूर देख लें पैसा देने से पहले। प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, वेरी मेटिकुलसली। बिल्कुल आकाश जी, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपना ऑफिस खुद बनवाता है वहाँ पर लेके, तो क्या कॉस्ट बढ़ जाती है, क्या उसमें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं क्या? देखिए अगर कोई अपना आईटी के लिए जो है काम करना चाहता है और बाय करता है ऑफिस, तो जाहिर सी बात है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज पहली बात तो ये है कि उस ऑफिस प्रेमिसेस को आप यूज कर रहे हो। यानी प्रॉपर्टी में जो बेसिक इशू होता है कि जब तक कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं आ रही, यानी दाम नहीं बढ़ रहे, तो उस प्रॉपर्टी से आपको क्या कमाई हो रही है, या आपको एक किराएदार रखना पड़ रहा है, किराएदार ढूंढना पड़ रहा है, हंट करना पड़ रहा है, या उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। अगर इफ यू कैन यूज इट प्रॉपरली योरसेल्फ इन केस यू आर इन आईटी, आई थिंक ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर आप आईटी सेक्टर में अपने लिए स्पेस देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब आपने बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती रहेगी, आपको जो अपने बिजनेस के लिए रेंटल खर्च करना था वो बच जाएगा, और आपको जो टेनेंट से डील करने की एक जो इशू था, टेनेंट को खोजने का, मेंटेन करने का, टेनेंट से प्रॉपर्ली डील करने का, वो प्रेशर जो है आपके माइंड के ऊपर जो है नहीं रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल आकाश जी, यहाँ पर जो ऑफिसेज होते हैं उसमें मीटिंग रूम्स अलग होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम अलग होते हैं, क्या उसके लिए क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं क्या? देखिए वो तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके के सेटअप में जा रहे हैं, आपका बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, या उसके बाद जो मैनेजमेंट जो एजेंसी उस प्लेस को मैनेज कर रही है उसके साथ क्या टाइप है। अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, कई बार कस्टमाइज्ड टाइप होता है, कई बार बिजनेस सेंटर की तरह रन किया जाता है कि सबको इंडिपेंडेंट ऑफिसेज मिल गए, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम या पेंट्री मिल गई जिसको जो भी व्यक्ति यूज करेगा उस हिसाब से पे कर देगा। तो आई थिंक जहाँ छोटे ऑफिस स्पेसेस हैं, अगर वहाँ जो बिल्डिंग को मैनेज करने वाली मेंटेनेंस एजेंसी है उसके साथ टाई अप करके इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, तो दैट कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग। बिकॉज देखिए जाहिर सी बात है 400 फुट के ऑफिस में आप एक मीटिंग रूम और पेंट्री की जगह जो है ईयर मार्क नहीं कर सकते। तो 400 फुट के जहाँ पे 15 या 20 ऑफिस है, वहाँ एक पेंट्री या एक मीटिंग रूम बना दिया जाए और जो उसको यूज करे, जितना यूज करे उसके लिए पे कर दे, तो एक काफी अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए कितना सही है इस आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना? मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से एक एवरेज डिसीजन होगा, लेकिन जो एफ्लुएंट इन्वेस्टर है, जो अपर क्लास इन्वेस्टर है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अगेन कहूँगा वेरी फ्रैंकली, मिडिल क्लास के लिए मैं कहूँगा अगर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, पहली इन्वेस्टमेंट उसकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में होनी चाहिए। सेकंड चॉइस ये हो सकती है, मिडिल क्लास को भी अगर आप स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद बजट अच्छा है, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट ये हो सकती है। लेकिन जो रिच क्लास है, रिच क्लास के लिए मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना जो है वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो बेहतर साबित हो सकता है। एक कॉलर हमारे जुड़ गए हैं जी, कहिए अपनी बात। मैंने डीएलएफ में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था जी, और वो प्रोजेक्ट अभी डिले चल रहा है जी। तो क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में आगे और पैसा लगाना चाहिए या फिर मुझे निकाल लेना चाहिए कि जो मेरे लिए बेहतर साबित हो, वो सजेशन में चाहूँगा आपसे। देखिए पहले तो आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में देखिए कि प्रोजेक्ट चाहे डिलेड चल रहा है, आपकी जो है कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है क्या, तो आप ये देखिए कि आपकी कैपिटल की क्या पोजीशन है। दूसरा, आप बिल्डर से स्टेटस रिपोर्ट मांगिए, और मैं अगेन तमाम चैनल्स पे और इस चैनल पे भी बिल्डर से ये आग्रह करूंगा कि स्टेटस रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन किस लेवल तक पहुंची है, वो अपने सभी फ्लैट बायर्स को अवेलेबल कराएं। अगर सबको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेट के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी रखें ताकि फ्लैट बायर्स देख सकें। उसके बाद आप डिसीजन लें
कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, और अगर आपको विड्रॉ भी करना है तो विड्रॉल कैसे होगा, क्या बिल्डर को सरेंडर करना पड़ेगा, उसमें आपको जो है कुछ चार्जेस लगेंगे, या आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कई बार कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। इफ़ यू आर गेटिंग अ कैपिटल एप्रिसिएशन, आई थिंक द एग्जिट रूट इज मच ईजियर। अगर ये है कि आपको कुछ डिस्काउंट पे बिल्डर से पैसा वापस मिल रहा है तो देन आई विल सजेस्ट यू टू स्टे इन्वेस्टेड देयर। बिल्कुल। अब हम आशा करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और मदद आपको ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले समय में आप लोगों को कि किस तरह से इन्वेस्ट करें आईटी सेक्टर्स में। आकाश जी, आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और आप देख रहे थे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, हमारा खास कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रविवार को शाम 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।